एपिसोड 101। क्या सिद्धार्थ जिंदा है? सिद्धार्थ को गायब हुए आज 3 दिन हो गया था। पुलिस वाले कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर सिद्धार्थ की बॉडी गई कहां। दूसरी तरफ अभी पुलिस ये पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर यह एक्सीडेंट हुआ कैसे। मीडिया वाले और पुलिस के हिसाब से तो सिद्धार्थ का अब तक जिंदा होगा नामुमकिन था। वो ये मान चुकी थी कि सिद्धार्थ ठाकुर नहीं रहा। मीडिया वालों के साथ साथ अब ठाकुर परिवार के लोग भी इस बात को धीरे धीरे मानने लगे थे। हॉस्पिटल से आने के बाद मीरा अब ना तो अपने घर गई ना ही सिद्धार्थ के घर। वो हॉस्पिटल से आने के बाद से अपने डैड के घर पर रहने लगी थी। मीरा अभी अपने डैड के कमरे में फर्श पर बैठे हुए अभी अपने हाथ में एक लेटर ली हुई थी। ये वही लेटर था जो उसके डैड ने अपने जाने से पहले लिखा था, जिसमें शशि जी ने बताया था कि उसने जाने के बाद सिद्धार्थ उसकी देखभाल करेगा। पर आज देखो वो फिर से अकेली है। कहा है सिद्धार्थ उसको ऐसे अकेले छोड़कर। डैड, आपने तो कहा था आपके जाने के बाद सिद्धार्थ मेरी देखभाल करेगा, मुझे संभालेगा। फिर कहा है सिद्धार्थ उसने ना आपसे किया हुआ वादा रखा ना मुझसे। मीरा उस लेटर को एक बार फिर से चिल्लाकर रोने लगी। अभी मीरा के आंखों से आंसू भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि 3 दिन से ऐसे ही रहने के वजह से उसके आंसू भी अब सूख गए थे। मीरा वो अचानक से उस अंधेरा कमरा का दरवाजा खोल गेट से संध्या आते हुए बोलती है। पर मीरा को ऐसे रोते देख वो चुप होकर उसके पास आकर बैठ उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है। संध्या की भी आंखें गीली थी, पर उसके दुख और मीरा के दुख में फर्क था। तुझे प्रेम लेने आया है। शायद से सिद्धार्थ के घर वाले उसके आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करवा रहे हैं। मीरा को चुप कराते हुए संध्या ये बात अपने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है। संध्या का इतना कहना ही था कि रोती हुई मीरा अचानक से शांत हो गुस्से में उसके तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ मुझे ऐसे छोड़कर गया होगा। मैं कोई पूजा में नहीं जाने वाली, मुझे पक्का यकीन है सिद्धार्थ वापस आएगा। संध्या से इतना बोलने के बाद मीरा अपने पैरों को समेट उस पर सिर टिका फिर रोने लगती है। जहां एक तरफ ठाकुर परिवार पुलिस के बातों को मान सिद्धार्थ की आत्मा के शांति के लिए पूजा करवाने में लगी थी, वहीं मीरा को अब भी यकीन था कि सिद्धार्थ जिंदा है। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, मीरा के विश्वास की या पुलिस की जांच की रिपोर्ट की। 7 साल बाद सुबह के 5 बजे एक लड़की सोफे पर बैठे हुए आंखों में चश्मा लगाए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रीड कर रही है। काम करते वक्त वह लड़की बीच बीच में अपना सिर उठा सामने के बैग की ओर भी देखी जा रही थी। सामने की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाता था। हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, तुम आगे के बातों के लिए मीटिंग फिक्स करो। करीब 1 घंटे बाद वह लड़की अपना लैपटॉप बंद कर किसी को फ़ोन लगा सिर्फ इतना बोल फ़ोन रख देती है। लड़की अभी बिस्तर की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी बिस्तर के साइड में लगी टेबल पर की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। चैम्प, गुड मॉर्निंग, देखो 6 बज गए, जल्दी उठो, आपका स्कूल मॉर्निंग से हो गया है। आपको पता है ना बेटा, उठो भी। अभी बिस्तर पर बच्चा सो रहा था। अलार्म की आवाज़ सुन वह बच्चा अपने सिर पर तकिया रख दोनों तरफ से कानों को ढकने की कोशिश करने लगता है, जिससे वह ये आवाज़ न सुन सके, क्योंकि उसको अभी उठने का कोई मन नहीं था। वहीं सामने खड़ी वो लड़की अपना फ़ोन रखने के बाद उस बच्चे की इस हरकत को देख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ उसके बिस्तर के पास बैठ तकिया को उसके सिर से हटाते हुए उसके बालों को संवारते हुए बोली, मामा अभी नहीं, बस थोड़ी देर और। नहीं बेटा, आप फिर से लेट हो जाओगे, फिर आपका बस मिस हो जाएगा। वो लड़की उस बच्चे के बालों को संवारते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, ये तो अच्छी बात है मॉम, तब मैं चाचू को कॉल करके बुला लूंगा, फिर वो मुझे स्कूल छोड़ देंगे। अपनी माँ के इस बात को सुनते ही वह लड़का तुरंत अपने शरीर पर से कमल हटा खड़ा हो मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोलता है, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे चाचू पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब आपको उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। लड़की की इस बात को सुनते ही वो बच्चा अपनी मुंह लटका बिस्तर पर वापस लेटने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने माँ के चेहरे पर पड़ती है। ये देखते हुए वह तुरंत आगे बढ़ अपने माँ के चेहरे से उस चश्मे को हटाते हुए बोलता है, क्या आपने कल रात फिर से जगकर अपने ऑफिस का काम किया? अब आपको रोल के हिसाब से मेरी एक विश पूरी करनी होगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सो रही थी, तुम्हारे पता नहीं चला। हाँ, मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ़ बना दिया। वो औरत उस बच्चे की बात को सुनते ही नकारते हुए उससे अपने पास बैठा उसके गालों को दोनों तरफ से खींचते हुए बोलती है, नहीं मॉम, आप फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, पर आप भूल रही है ध्रुव सिद्धार्थ ठाकुर कितना इंटेलिजेंट है, वह आपकी गलती 1 मिनट में पकड़ लेता है। इतना बोलते हुए वह लड़का अपने हाथ में लिए चश्मे को घुमाने लगता है। ध्रुव सिद्धार्थ ठाकुर, सिद्धार्थ नाम सुनते ही वह लड़की शांत हो जाती है। मॉम, भला आप सोने वक्त कब से इसका यूज़ करने लगी? वो लड़का अपने हाथ में लिए चश्मे को घुमाते हुए
उस औरत के गले से लग मुस्कुराते हुए बोला। बच्चे की मुस्कुराहट से उस औरत का ध्यान टूटता है। वो तुरंत उसके हाथ से चश्मा ले टेबल पर रखते हुए उसे अपनी गोद में उठा बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोलती है, ठीक है मॉम, हार मानती है। अब आपकी एक विश आपकी मम्मा आप जब बोलोगी तब पूरी करेगी। उस औरत के इस बात को सुनते हुए ध्रुव मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वह औरत ध्रुव को तैयार कर नीचे लिविंग रूम में आती है। नीचे आने के बाद वो उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ वह उसके सामने रखे नाश्ते में से ध्रुव को निकाल कर दे देती है। राधा आंटी, क्या आपने ध्रुव का लंच बॉक्स पैक कर दिया? ध्रुव नाश्ता कर रहा था, वही वह औरत ध्रुव को नाश्ता करते देख अपने सामने खड़ी स्टाफ से पूछती है। नहीं मैडम, वो तो आज ध्रुव बाबा के लिए लंच बॉक्स संध्या मैडम बना रही है इसलिए। संध्या अभी वो स्टाफ अपनी बात भी खत्म नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही वो दोनों माँ बेटे अपने सिर पर हाथ रख देते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ध्रुव का लंच बॉक्स टाइम पर तैयार कर देना, आपको पता है। फिर भी जब उसे कुछ बनाने ही नहीं आता तो वो क्या कर रही है किचन में? संध्या किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे लिविंग रूम से मीरा की ऐसी चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। ये सोचते हुए कि उसके वजह से बेचारी राधा आंटी को डांट सुनना पड़ रहा है, वो तुरंत ही मीरा की ओर जाते हुए बोली, मीरा तू ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने बहुत अच्छी कुकिंग सीखा है, अब मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, विश्वास नहीं तो ध्रुव से पूछ। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे दोनों लोगों से किसी ने भी संध्या की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों उसे घूरने लगे। ये देख संध्या ध्रुव को कुछ इशारा करने लगी। नहीं मॉम, मासी बहुत टेस्टी खाना बना लेती है, मुझे लगता है आपको भी कभी टेस्ट करना चाहिए। संध्या का इशारा समझते हुए ध्रुव अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए देख बोलता है। मीरा भी अपने बेटे और दोस्त के बीच में इस डील को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए वो अपने सीट से उठ संध्या की ओर जा उसके हाथ में से लंच बॉक्स लेते हुए बोलती है, ठीक है वो मैं अभी देख लेती हूँ। इतना बोलते हुए मीरा लंच बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें मैगी था। मतलब संध्या पिछले कितने ही टाइम से किचन में ये बना रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैगी देखते हुए मीरा संध्या की ओर देखती है तो संध्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मीरा की ओर देख रही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीरा की तारीफ करने का इंतजार कर रही हो। वहीं उसका बेटा अपने मुंह पर हाथ रखे शायद से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखते हुए मीरा तुरंत एक चम्मच उठा मैगी को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वो उस मैगी को अपने मुंह में रखती है वो तुरंत ही वहाँ रखे टिश्यू पेपर निकाल उस मैगी को बाहर निकाल देती है। ये बनाया तूने इतने टाइम में, और ध्रुव ये खाएगा? मीरा गुस्से में संध्या की ओर देखते हुए बोलती है। हाँ, संध्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मीरा इतना गुस्सा कैसे हो गई। वह तो मीरा से तारीफ की उम्मीद कर रही थी। राधा आंटी, आप जल्दी से ध्रुव के लिए कुछ हल्का बना दो, लेट हो गया तो शामू दे आएगा स्कूल में। मीरा संध्या की बात इग्नोर कर राधा आंटी से बोलती है। मीरा को ऐसे इग्नोर करते देख संध्या गुस्से में मीरा को कोसते हुए आगे बढ़ती है। खुद ही वो मैगी टेस्ट करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि उसकी माँ ने तो मीरा कभी भी उसके अच्छे कामों को अप्रिशिएट ही नहीं करती थी। पर मैगी का पहला निवाला लेते ही संध्या भी चौंक गई थी। उसमें नमक की जगह पर चीनी था। ये उतना भी खराब नहीं था, तू बस ओवररिएक्ट कर रही है। नमक के जगह पर चीनी ही तो है, पर देख कितना टेस्टी है। ठीक है फिर तू खा ले और रख ले ऑफिस के लिए। संध्या की बातों का इतना जवाब दे मीरा अपने बेटे को चेयर पर से वापस नीचे उतारती है, जो कि अभी मुस्कुराए जा रहा था। मासी, भला मैगी में चीनी कौन डालता है? जाने दो, आपको मैंने सपोर्ट किया, ये बात आप याद रखना। मीरा अभी धूप का बैग लाने के लिए गई थी कि तभी ध्रुव संध्या के सामने आ उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोलता है, पर मुझे डांट तो अभी भी लगा, फिर तुम्हारे सपोर्ट का क्या फ़ायदा? पर मैंने तो किया था ना। वो दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मीरा अपने हाथ में स्कूल बैग लिए आ जाती है। बस के आने का टाइम हो गया था, इसलिए मीरा अपने बेटे को ले घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है। क्या तुमने अपने डैड को गुड बाय बोला? नहीं, पर वो अभी सो रहे होगे ना। अब डैडी ध्रुव जैसे स्मार्ट बॉय नहीं तो इसमें मैं क्या करूँ? ध्रुव मीरा की ओर मुंह फुलाते हुए बोलता है। मैंने क्या कहा था, बिना डैडी से मिले आपको कभी स्कूल नहीं जाना। ओके मॉम, सॉरी। मीरा की बात को इतना जवाब देते हुए ध्रुव तुरंत अपनी कान पकड़ सॉरी बोल तुरंत साइड वाले रूम की ओर भागता है। रूम में जाने से पहले ध्रुव ने अपने जूते उतार दिए थे। वह सिर्फ सॉक्स पहने अंदर बढ़ता है। एक रूम के अंदर अभी चारों तरफ की खिड़की दरवाजे बंद है। पर्दा लगा हुआ था। बेड पर अभी एक आदमी सोया हुआ था जो बिल्कुल सिद्धार्थ के जैसा दिख रहा था। एक बच्ची धीरे धीरे दबे पांव अंदर की ओर बढ़ती है। बेड के पास जा सामने सोए हुए इंसान के चेहरे की ओर देख मुस्कुराते हुए वो बच्ची उसके पैरों के पास जा उस पर गुदगुदी करने लगती है।
उस बच्ची के ऐसे करने की वजह से उस आदमी का नींद खुलता है। उस आदमी को उठते देख वह बच्ची तुरंत सामने की खिड़कियों के पर्दे हटा देती है। कुछ देर पहले तक अंधेरे में डूबा वो रूम अब सूरज की रोशनी की वजह से जगमगा रहा था। पर्दे हटाने के बाद वह बच्ची जैसे ही पीछे घूमती है तो अभी बिस्तर पर सोया वह आदमी फर्श पर घुटनों के पर बैठे हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसे अपने पास बुला रहा था। उस आदमी को ऐसे करते देख वो 6 साल की लड़की तुरंत ही उसकी तरफ मुस्कुराते हुए दौड़ती है। क्या मिस्टी ने अपने डैडी का नींद खराब कर दिया? पर मैं तो बस आपको बाय बोलने आई थी क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। उस आदमी से गले लग वो लड़की उसके कानों में बोलती है। भला मिस्टी कभी अपने डैडी को परेशान कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। उस लड़की के इतना बोलते ही वह आदमी उसका चेहरा खुद के सामने ला उसके गालों पर किस करने के बाद उसके नाक को खींचते हुए बोलता है, ठीक है डैडी, फिर मिस्टी अपने स्कूल के लिए जा रही है। इतना बोलते हुए वो लकड़ी भी तुरंत उस आदमी के गालों पर किस कर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी जिस कमरे में था उसमें चारों तरफ सिद्धार्थ के पिक्चर्स लगे हुए थे। उस रूम में एक बेड था। बेड के सामने वाले दीवार पर सिद्धार्थ की बहुत बड़ी पिक्चर लगी थी जिसके सामने ध्रुव अभी अपना सिर झुकाए खड़ा था। कुछ सेकंड ऐसे ही उस पिक्चर के सामने रहने के बाद ध्रुव बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड, अभी के लिए तो मैं आपको सोने दे रहा हूँ। मैं आपके साथ वैसा नहीं करना चाहता जैसे मॉम ने मेरे साथ किया, पर मैं आपसे स्कूल से आने के बाद जरूर बात करूंगा, बाय। इतना बोलते हुए ध्रुव सिद्धार्थ के चेहरे की और मुस्कुराते देख उस रूम से बाहर चला जाता है। एपिसोड 102 कौन है ये? वह बिल्कुल सिद्धार्थ पर गया है ना? उस रूम से बाहर निकलते ध्रुव को देख संध्या मीरा से बोलती है। हम मम्मा मीरा संध्या की बातों का सिर्फ इतना जवाब दे आगे बढ़ ध्रुव को गले लगा लेते हैं। मीरा ध्रुव की हाथ पकड़ उसे बाहर लेकर निकलती है तो गेट के पास ध्रुव का स्कूल बस लगा होता है। ध्रुव को स्कूल बस में बैठाने के बाद मीरा वापस अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। संध्या कार ड्राइव कर रही थी, वहीं मीरा सीट से अपना सिर टिका आंख बंद किए हुए थी। कार की सीट पर सिर टिकाए हुए मीरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद मीरा की जिंदगी पहले की तरह ही हो गई थी। दिन और रात सिर्फ काम। उसने अपने बिजनेस को वहां पर पहुंचा दिया था जहां वह हमेशा से देखना चाहती थी, फिर भी उसको शांति नहीं मिला था। ध्रुव के आने के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही परिवर्तन आया कि वह घर में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहती थी, वरना ऑफिस में तो वह एक रोबोट की तरह बिना रुके दिन भर काम किया करती थी। मीरा, हम ऑफिस आ गए। ऑफिस पहुंचने के बाद भी जब मीरा ने अपनी आंखें नहीं खुली तो संध्या उसे उठाते हुए बोलती है। संध्या की बात सुन मीरा का ध्यान टूटता है। वह तुरंत कार से बाहर निकल अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। मीरा को ऐसे आते देख ऑफिस के सारे स्टाफ खड़ा हो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर मीरा किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप अपने केबिन की ओर बढ़ जाती है। मीरा अभी अपने केबिन में जाकर बैठी ही थी कि तभी उसके सामने कुमार आकर बोलता है, मैम, प्रेम सर आपसे मिलने आए हैं। प्रेम का नाम सुनते ही मीरा कुछ सेकंड शांत हो जाती है, फिर वह कुमार को उसे भेजने का बोलती है। भाभी, वो कैबिन में आने के बाद प्रेम अभी इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसकी नज़र मीरा की आंखों पर जाती है जो गुस्से में भी उसे ही घूरे जा रही थी। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम ये बात याद रखो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। मीरा के इतना बोलते ही प्रेम का मुंह उतर जाता है। वही खरे कुमार और संध्या दोनों यह बातें पिछले 7 साल से देखते आ रहे थे, उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वो मैं आपसे अपने नए प्रोजेक्ट में इतना बोल प्रेम चुप हो गया। मीरा प्रेम को ऐसे मुस्कुराते हुए उसके सामने रखे ग्लास को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ, तुम फिर से फेल हो गए? प्रेम जो कि मीरा के बढ़ाए गिलास को उठा अभी उसमें से पानी पीने ही वाला था कि मीरा के इस बात को सुनते ही गुस्से में उसका हाथ कस जाता है। अगर जो तुम कोई छोटी जोड़ मोटी चैरिटी मांगने के लिए आए हो तो संध्या या कुमार से बात कर सकते हो। उन्हें तुम्हारा प्रपोजल अगर अच्छा लगा तो हम डील के बारे में सोचेंगे, पर मुझसे तुम अगली बार तभी मिलना जब तुम्हें ठाकुर मेंशन या ठाकुर इंडस्ट्रीज बेचना हो। इतना बोलते के बाद मीरा टेबल से अपना फोन उठा उसे यूज करने लगी। मीरा के इस व्यवहार को देख प्रेम को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह करे भी तो क्या करे। उसे पता था कि उसकी भाभी की इस व्यवहार की वजह उसकी खुद की माँ है। ठाकुर इंडस्ट्रीज जो हमेशा से टॉप पर रहती थी वह अब धीरे धीरे बिकने की कगार पर आ गई थी, क्योंकि उसको संभालना प्रेम की बस की बात नहीं थी। प्रेम हमेशा से ही सिद्धार्थ के किए गए कामों का नाम लेता था, इसमें उसकी मर्जी नहीं थी, पर फिर भी यह उसकी आदत थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद प्रेम ने बहुत कोशिश की थी कि वह इस बिजनेस को संभाल पाए, पर उससे ये हो नहीं पा रहा था। आज उसके नाकामियों की वजह थी कि हमेशा से टॉप पर रहने वाला कंपनी अब धीरे धीरे मिटने की कगार पर था। प्रेम अपने हाथ में लिए फाइल को वैसे ही फोल्ड कर चुपचाप संध्या की ओर देखते हुए
केबिन से निकल गया। वही संध्या चाहकर भी प्रेम के पीछे नहीं गई। वह और कुमार अभी भी मीरा के केबिन में खड़े थे। वही मीरा अपने फोन में लगी हुई थी। ये गलत है मीरा, तू जानती है ना प्रेम का अपनी माँ के साथ कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों? संध्या इरिटेटेड होकर गुस्से में मीरा से पूछती है। हाँ पता है, तभी तो मैं प्रेम को ध्रुव से मिलने देती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी तुमने ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में भी पूरा सहयोग किया है ना? बहुत दिन से यही सब देखते हुए कुमार भी मीरा को ऐसे मुस्कुराते देख गुस्से में बोल देता है। बर्बाद अभी हुआ कहाँ है? कुमार की ओर इतना देख मुस्कुराते हुए मीरा अपना फोन ले कैबिन से निकल जाती है। कितना चेंज आ गया है मीरा में, जहाँ पहले ये सिर्फ अपने फायदा देख बिजनेस किया करती थी, वही अब ये दूसरों का नुकसान करवाने के लिए बिजनेस करती है। पर इसमें सारी गलती प्रेम की माँ की है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुमार को ऐसे बोलते देख संध्या अपने हाथ में मोबाइल ले किसी का नंबर डायल करते हुए बोलती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर में अभी वो अपने घर के हॉल में बैठ अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे। भाई इस बार तो आपकी जीत पक्की है, मेरे लड़के बता रहे थे अभी आपका नाम ही इस जिले से चर्चित में है। अपने साथी के इस बात को सुन भूपेंद्र जी अपने पैरों पर हाथ मारते हुए हंसने लगते हैं। 2 बार से लगातार हारने के बाद इस बार भूपेंद्र जी लगता है जीत का मोहर लगवा ही लेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है, अशोक साहब इस बार जीत अपनी है। इतना बोलते हुए भूपेंद्र जी फिर से हंसने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहने के बाद वह लोग नाश्ता कर वहां से निकल जाते हैं। अभी भूपेंद्र जी अपने हॉल में अकेले बैठ किसी से बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी बेटी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डैड, अब जबकि आपकी जीत निश्चित हो गई है तो मैं कार्तिक और मिस्टी के साथ अब अपने मुंबई वाले घर में शिफ्ट करना चाहती हूँ। मुझे आपके इस राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति ले। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी मैं दामाद जी को जहाँ से 2 महीने तक तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और आराम करो। पर डैड, आपको पता है ना मिस्टी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हमें उसे एक बार अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपनी बच्ची को साथ जा सकते हो, पर दामाद जी अभी यही रहेंगे, अभी वो कहीं नहीं जाएंगे। इससे पहले कि अवंतिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसके पिता उसको रोकते हुए इतना बोल वहां से निकल गए। अब बहुत हुआ डैड, अब तो मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। कैसे भी हो अपने पिता को ऐसे जाते देख अवंतिका खुद में इतना बोल मुस्कुराने लगती है। कल से बहुत मेहनत करना है, इसलिए आज महेंद्र भैया ने ठेके पर जलसे का भी आयोजन किया है। सब वहीं पर जम के पीना, अभी के लिए थोड़ा ही पियो सब। शराब की दुकान का मालिक बाहर बैठे उन लोगों को और शराब के 3 बोतलें बढ़ाते हुए बोलता है। तुम शायद भूल रहे हो हम महेंद्र भैया के ही आदमी हैं, फिर भी तुम हमारी सही से खतरदारी नहीं करते। लगता है ये दुकान चलाने का तुम्हारा मन नहीं है। उस आदमी के इतना बोलते ही दुकान के मालिक तुरंत अंदर जा 3 बोतल और निकाल बाहर उन्हें देते हुए बोलता है, अरे नहीं भाई पियो, मेरा क्या जाता है, सब महेंद्र भैया का ही है। मैं तो बोल दूंगा कि तुम लोगों ने 6 बोतल लिए मुझसे, बाकी सब कुछ भाया समझ लेंगे। मालिक के इस बात को सुनकर बाहर बैठे लोग मुस्कुराने लगे। वो सब अपने अपने बोतल के ढक्कन खोल एक साथ ही अपने मुंह में लगा पीने लगते हैं। वो लोग बड़े ही मस्ती से एक दूसरे के साथ चैलेंज लगाते हुए अपने अपने बोतल खत्म करने में लगे थे कि तभी एक गोली अचानक से आज सबसे कोने वाले इंसान के बोतल पर लगती है। गोली की आवाज सुनते ही वो सब डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं। भैया ने माना किया था ना ये दुकान खोलने के लिए, फिर आज तूने कैसे खोला? कुछ सेकंड बाद ही एक आदमी शराब वाले के दुकानदार के सामने खड़ा होकर बोलता है। उस आदमी के इतना बोलते ही दुकानदार के पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे कांपते हुए बोलता है, साहब मैं बाल बचे वाला आदमी हूँ, ये मेरे रोजगार का साधन है, मुझसे ये मत छीनो। दुकानदार गिड़गिड़ाते हुए उस आदमी ने अभी इतना बोला ही था कि तभी पीछे से अचानक गोलियों की लगातार फायरिंग दुकानदार की शराब के भरी बोतलों पर होती है, जिससे शराब के कितने ही बोतल टूट जाते हैं। टेबल के नीचे छुपे आदमी भी अब बाहर निकल चुके थे। उन्हीं में से एक आदमी आगे बढ़ने हुए बोलता है, साले ने सारी शराब की बोतलें तोड़ दी इसकी तो। अभी वह आदमी अपने कदम आगे बढ़ा, पता कि उससे पहले ही उनका दूसरा उसका हाथ पकड़ उसे वापस पीछे खींचते हुए बोलता है, पागल है, तुझे पता नहीं क्या ये कौन है, चुपचाप शांत रह। भाइया क्या करना है इसका? गोली चलाते हुए जैसे ही उसका बॉस सामने आता है वो आदमी उसके पास जा बोलता है, अरे नहीं बसी, क्यों बच्चे की आमदनी का स्रोत छीनना चाहते हो? इतना बोलते हुए वो इंसान अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे जला उसकी एक कस लेता है।
6 फीट हाइट, गोरा रंग, आंखों पर चश्मा, हल्की सी दाढ़ी, काला कुर्ता, हाथ में ओम का टैटू के साथ करा उलझे बाल। दिखने में वो आदमी किसी हीरो से कम नहीं था, पर अभी वो उस शराब वाले के लिए विलन से कम नहीं था। भैया, तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने देने वाले हैं? बंसी फिर से अपने मालिक से पूछता है, पर वो आदमी उसको कोई जवाब दिए बिना अपनी दूसरे सिगरेट निकाल उसे जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार उसकी सिगरेट जल्दी जल ही नहीं रही थी। ये देख वो आदमी अपने सिगरेट नीचे फेंक लाइट की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है ये खराब हो गया है। बंसी, इसका अब कोई काम नहीं। इतना बोलते हुए वो आदमी उस सिगरेट को दोबारा जलाने की कोशिश करता है, पर वह लाइटर नहीं जलता। उससे वो आदमी गुस्से में उस लाइटर को शराब वाले की दुकान के अंदर फेंक देता है, पर वो इंसान के उस ना जलने वाले लाइटर को फेंकने से अचानक से उस शराब की दुकान में आग लग जाती है। ये तो काम करने लगा बंशी। इतना बोलते हुए वो आदमी मुस्कुराने लगता है। एपिसोड 103। आखिर क्यों चाहती है मीरा ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना? ये तो काम करने लगा बंशी। इतना बोलते हुए वो आदमी मुस्कुराने लगता है। हाँ भैया, पर बेचारे छगन की दुकान जल गई। कोई बात नहीं छगन, तुम चिंता मत करो, कार्तिक भैया जल्द ही तुम्हें अच्छी जॉब दिला देंगे। बंसी अपने बॉस की बात में साथ देते हुए उस शराब की दुकान वाले के कंधे पर हाथ रख देता है। इसीलिए बोलता हूँ कुछ अच्छे काम करो, अच्छा नतीजा मिलेगा। कल सुबह आ जाना, मिल पर काम मिल जाएगा। इतना बोलते हुए कार्तिक जीप में जाकर बैठ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही जीप वहां से तेजी में निकल जाती है। अब मैं नहीं बचने वाला। महेंद्र भैया को ये पता चला तो वह मुझे जान से मार देंगे। शराब वाला अपनी जलती दुकान को देखते हुए अपने सिर पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए बोलता है, भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम उनसे तेरे लिए बात करेंगे, तू चिंता मत कर। छगन पीछे खड़े आदमियों में से एक आदमी आ गया, छगन के कंधों पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोलता है, पर भाई तुमने हमें रोका क्यों? हमें उसी वक्त उस आदमी को रोकना चाहिए था दुकान को जलाने से। उसने जानबूझकर इस दुकान में आग लगाया था, पर ये साला था कौन? जब किसी के बारे में सही से कुछ ना पता हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। वह आदमी अपने साथी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, जितेंद्र साहब के धमाद और महेंद्र भैया के जीजा है ये। यह बात अगर महेंद्र भैया को पता भी चल गया ना कि तू उनके जीजा के खिलाफ ऐसा बोल रहा है, तो वह तुझे नहीं छोड़ने वाले। अब चल, महेंद्र भैया को उनके जीजा की एक और कारनामा बताना है। दूसरी तरफ मीरा अभी अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में अकेले बैठी थी। रूम अंधेरा था और मीरा की हाथ में उसका फोन, जिस पर अभी सिद्धार्थ का पिक्चर दिख रहा था। तुम्हारे इतना मेहनत से खड़े किए गए कंपनी को आज मैं ही बर्बाद कर रही हूँ। इसके लिए तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मैं तुम्हारी माँ को उनकी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करने वाली। सिद्धार्थ के फोटो को अपने हाथ से छूते हुए मीरा अपनी आंख में आंसू लिए बोली। फ्लैशबैक। दरअसल सिद्धार्थ के मौत के बाद मीरा ने कुछ दिन तक अपना काम धाम छोड़ सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश की। अभी मीरा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही करवाई थी कि तभी उसमें सबसे पहला नाम प्रेम की मां का सामने आया, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही शहर के लोकल गुंडों के 2-3 ग्रुप से इस बारे में बात की थी। मीरा को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने खुद ठाकुर मैंशन में जा प्रेम की मां से इस बारे में बात करने की सोची। मीरा जैसे ही ठाकुर मैंशन मिल गई तो उसे पता चला कि अश्वंत ठाकुर बहुत दिनों से बीमार है। ये सोच मीरा का मन हुआ कि वो एक बार उनसे मिल ले, पर तभी मीरा का ध्यान अपने हाथ में रखे फाइल पर जाता है, जिसे देख मीरा तुरंत ऊपर की ओर बढ़ जाती है। पहले तो मीरा के पूछने पर भी प्रेम की मां इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। वह रोने का दिखावा करने लगती है कि मीरा कैसे उन पर शक कर सकती है, पर तभी मीरा अपने हाथ में लिए फाइल किया उनके ओर बढ़ा देती है। फाइल में प्रेमा की मां और उस लोकल गुंडे का बैंक एड्रेस का डिटेल्स था, जिसमें ये सो रहा था कि प्रेम की मां ने हाल ही में उसको कुछ पैसे भेजे थे। फाइल में उस डिटेल्स को देखने के बाद प्रेम की मां पागलों की तरह हंसने लगती है। हाँ, मैंने अभी कोशिश करने की सोची थी, पर मेरे से पहले भगवान ने उसे शायद उसकी किसी गलती के लिए अपने पास बुला लिया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। प्रेम की मां को ऐसे हंसते ये बोलते देख मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वह तुरंत ही पुलिस को फोन लगाने लगती है, पर तभी अचानक पता नहीं कैसे प्रेम वहां आ मीरा के पैर पकड़ गिड़गिड़ाते हुए उसे रोकने लगता है। भाभी प्लीज आप मेरी बात सुनो, एक बार मुझे पता है मां ने गलती की है, पर हम उन्हें ऐसे जेल नहीं भेज सकते। भाई के जाने के बाद डैड वैसे ही बिस्तर से उठ नहीं रही, अगर उन्हें गलती से भी ये सच पता चला तो वो जी नहीं पाएंगे। इतना बोलते हुए प्रेम अपनी आंखों में आंसू लिए मीरा के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है। तू ऐसे क्यों कर रहा है? इसे जो करना है करने दे। इसके कदम ही सही नहीं, हमारे घर के लिए आते ही सबसे पहले ये तुम्हारा भाई को खा गई और अभी तुम्हारे डैड को भी माराना चाहती है।
इसे जो करना है करने दे, वैसे भी तू और ठाकुर इंडस्ट्री को संभालने पर अपना ध्यान दे। अब अगर मैं जेल भी चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम की माँ अपने बेटे के कंधे पकड़ उसे मीरा के पैरों से हटाते हुए बोलती है। वही प्रेम बिना अपनी माँ की बातों की ओर ध्यान दिए हुए मीरा से रिक्वेस्ट किए जा रहा था। प्रेम बेटा, तू इतना क्यों डर रहा है? मेरे जेल जाने से मैं अभी प्रेम की माँ अपनी बातें पूरी कर पाती, उससे पहले ही प्रेम उन्हें खुद से दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से उनका सिर सीधा जाकर दीवार पर लगता है, जिसकी वजह से उनके सिर से खून गिरने लगता है। ये देखते हुए भी प्रेम उनके सिर पर लगी चोट की परवाह न करते हुए उनके पास जा गुस्से में बोलता है, आज और अभी से आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं। गलती से भी मुझे छूने या बेटा बोलने की कोशिश मत करना। ये सब मैं आपके लिए नहीं, अपने डैड के लिए कर रहा हूँ। वही खड़ी मीरा का तो गुस्से में जैसे सिर फट रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सिद्धार्थ की माँ उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। कुछ सेकंड ऐसे ही गुस्से में खड़े रहने के बाद मीरा प्रेम की माँ की ओर आगे बढ़ी और उनके पास जा गुस्से भरी आवाज में बोली, तो ये सब आपने ठाकुर इंडस्ट्रीज प्रेम को दिलवाने के लिए करी? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। इतना बोलते हुए मीरा भी अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लिए उसने बोलती है, तो ठीक है, जिस ठाकुर इंडस्ट्रीज का ठाकुर परिवार की प्रॉपर्टी को आपने अपने बेटे को देने के लिए इतना कुछ किया, उसे मैं आपसे बहुत जल्द छीन लूंगी। वह भी बहुत जल्द। जल्दी ही आप अपने बेटे को ठाकुर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के रूप में नहीं, रोड पर देखेगी। इतना बोलते हुए मीरा तेजी में वहां से निकल जाती है। वही प्रेम मीरा के पीछे नीचे तक भागते हुए जाता है, पर मीरा उसके किसी भी बात का बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। मीरा अभी अपने आंखों में आंसू लिए यही सब सोचते हुए बैठी थी कि तभी उस रूम का लाइट ऑन होता है। सामने संध्या होती है। तेरा हर रोज का रही है, तू दिन भर में कम से कम एक बार तो यहाँ अपना मन शांत करने आ ही जाती है। चल, अभी हमें ध्रुव को लेने भी चलना है। पर इन आंसुओं के साथ नहीं, एक प्यारी मुस्कान के साथ संध्या मीरा के पास जा उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है। वही ये सुनते ही मीरा तुरंत संध्या के गले लग जाती है। अच्छा है तेरा बेटा तुझको ना जाकर जीजा जी पर गया है, वरना वह भी तेरे जैसा रोतरू होता। हाँ, मैं रोतरू हूँ ना? फिर ठीक है, तेरे इस महीने का सैलरी नहीं मिलेगी तुझे। मीरा अपनी आंखें पोंछ संध्या से दूर हट, उससे इतना बोल उस रूम से निकल जाती है। वही संध्या बेचारी मीरा के इस बात को सुनते ही अपना सिर्फ सिर पर हाथ धर उसका पीछा करने लगती है, ये बोलते हुए कि वो मजाक कर रही थी। उधर एक बड़ी सी गोदाम में एक इंसान के आसपास कुछ लोग खड़े थे। वह इंसान कुर्सी पर अपना सिर टिका टेबल पर पैर रखे हुए सोया हुआ था कि तभी कुछ लोग उसके पास दौड़ते हुए पहुंचते हैं। भैया, वह जमाई बाबू ने हमारे शराब की चौथी ठेकी भी बर्बाद कर दी। क्या ये जीजा नहीं सुधरेगा? इस पर कुछ ज्यादा ही समाज कल्याण का भूत चढ़ा हुआ है। ऐसा चलता रहा तो हम बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। उस आदमी के इतना बोलते ही वो सोया इंसान तुरंत ही बगल में रखे अपने शर्ट उठा उसे पहनते हुए थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम लोग यहाँ पर सब संभालो, मैं आता हूँ घर से एक बार। इतना बोल वो आदमी तुरंत ही वहां से निकल जाता है। गांव के तालाब के सामने पास अभी बहुत शांति था। वही कार्तिक पेड़ के नीचे बैठ तालाब के अंदर की मछलियों को देखने की कोशिश कर रहा था, जो बार बार ऊपर आते थे और फिर नीचे चले जाते थे। कार्तिक का ज्यादातर वक्त इसी तालाब के पास बैठते हुए गुजरता था। उसे नहीं पता था कि ऊपर उसे यहाँ पर शांति महसूस होती थी। एपिसोड 104 कौन है कार्तिक? क्या कार्तिक घर आया? महेंद्र घर में आते ही काम करने वाले एक नौकर से पूछता है। बदले में वो नौकर तुरंत ही अपना सिर ना में हिला देता है, जिसे देख महेंद्र चुपचाप जा सोफे पर बैठ जाता है। आज कार्तिक की वजह से महेंद्र का चौथा शराब की ठेकरी बर्बाद हो गया था, इसलिए महेंद्र आज घर में गुस्से में ही आया था उससे सवाल पूछने के लिए, पर अभी कार्तिक नहीं था। ये देख महेंद्र सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर मुझे नहीं अभी, मेरा दिमाग मत खराब करो। महेंद्र अपनी बहन को तुरंत ना कर देता है, क्योंकि वो अभी गुस्से में था और उसे ये भी बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि उसकी बहन अभी उसका दिमाग और खराब करने ही आए होगी। ठीक है, फिर मुझे क्या, मैं तो बस ये बताना चाहती थी कि डैड जल्दी ही सभी के सामने अपना उत्तराधिकारी कार्तिक को चुनने वाले हैं। इतना बोलते हुए अवंतिका अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लिए वहां से उठ अपने कमरे की ओर चली जाती है। अवंतिका को पता था कि उसका भाई अब इस बारे में उससे जरूर पूछने आने वाला है, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में बैठ फोन चलाने लगती है। वहीं नीचे बैठे महेंद्र के कानों में बार बार अवंतिका के बोले गए वो शब्द घूमने जा रहे थे। यही सब सोचते हुए महेंद्र तुरंत अवंतिका के कमरे की चला जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? पापा भला कार्तिक को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाएंगे? क्या उनका खुद का बेटा नहीं? क्या
मुझे क्या पता भाई, पर डैड आज अपने पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे। कार्तिक को शीट दिलाने के लिए अवंतिका जानती थी को उसका भाई शता का कितना लालच रखता है। वो बाहर पढ़ने भी नहीं गया था इसी राजनीति की वजह से, इसीलिए वह उससे यह बात झूठ बोल देती है। पर इस बात को सुनते ही महेंद्र का गुस्से में खून खोलने लगता है। अरे भाई, पर आपको पता होना चाहिए कार्तिक ने डैड को कितना सपोर्ट किया है। कार्तिक की वजह से ही डैड का कितना सारा फायदा हुआ है। क्या आप नहीं जानते उसके आइडिया? अभी अवंतिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही महेंद्र चिल्लाते हमें बोलता है, चुप रहो पापा, ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। वो एक अनजान इतना बोल महेंद्र चुप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ध्यान आ जाता है। ये देख अवंतिका मुस्कुराते हुए बोलती है, अनजान कहाँ, आप भूल रहे हो पिछले कितने ही सालों से वो मेरा पति बनकर रह रहा है। यहाँ फिर वो अनजान कहाँ हुआ। डैड तो उसे अपना बेटा मानते हैं, मुझे तो लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी भी। अवंतिका के आगे कुछ बोलने से पहले महेंद्र अपनी बंदूक निकाल उसके सिर पर रख देता है। तुम शायद भूल रही हो, ये जो कुछ भी मैंने किया था वो सब तुम्हारी गलती की वजह से, वरना तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं खुद पापा से बात कर लूंगा इस बारे में। इतना बोलते हुए महेंद्र अवंतिका की सिर से बंदूक हटा वापस अपने कमर में रख कहाँ से गुस्से में निकल जाता है। भैया, आप रोज यहाँ आकर घंटों भर क्यों बैठते हो? गांव के नदी के किनारे बैठे कार्तिक के पास जा बंसी पूछता है। पता नहीं, पर लगता है मेरी जिंदगी के कुछ खास पल्लू यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कार्तिक के बातों को ना समझते हुए बंसी अपने सिर को खुजलाते हुए वहीं बैठ जाता है। उसके साथ कार्तिक बिना बंसी की ओर ध्यान दिए हुए लगातार उस नदी के पास रखे पत्थर के टुकड़ों में से उठा फेंके जा रहा था। ये काम उसका हर रोज का था, उसका ज्यादातर वक्त यही बिताता था। भैया, पर क्या आप आज भी छोटी मालकिन को लाने नहीं जाओगे? बंसी के इस बात को सुनते हैं कार्तिक रुक जाता है। वह तुरंत वापस से अपने जीप की ओर जा उसे स्टॉप कर बिना बंसी को लिए वहां से निकल जाता है। अभी स्कूल के बाहर कार्तिक अपना जिप लगाए बैठा था क्योंकि अभी छुट्टी होने में कुछ मिनट बाकी था। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मिस्टी तुरंत ही कुछ लड़कियों के साथ बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही मिस्टी का सीधा ध्यान अपने डैड की ओर जाता है। ये देख वो तुरंत उन लड़कियों से बाय बोल अपने डैड की ओर भागती है। सिद्धार्थ भी जीप के बाहर निकल अभी अपनी बेटी की ओर बाहें फैलाए इंतजार कर रहा था। डैडी, आप कैसे? आज लगता है डैडी को मिस्टी की बहुत ज्यादा याद आई। मिस्टी कार्तिक के गले लगने के बाद तुरंत ही चिल्लाते हुए बोली क्योंकि कार्तिक बहुत कम ही बार मिस्टी को स्कूल से लेने आता था। ये काम बंसी का था। कार्तिक मिस्टी के बातें सुन अपना सिर हाँ में हिला, उसके गालों पर किस करते हुए उसे अपनी गोदी में उठा अपने बगल वाली सीट पर बैठा देता है। दूसरी तरफ मीरा और संध्या भी अभी स्कूल के बाहर ही थे। स्कूल के कितने ही सारे बच्चे अभी बाहर निकल चुके थे पर ध्रुव अभी भी स्कूल में ही था। वहीं जहां एक तरफ अपने कार से टिके हुए मीरा अपने फोन पर कुछ कर रही थी, वहीं संध्या आइसक्रीम खाने में बिजी थी। ये ध्रुव भी ना कितना लेट करता है, इसका हर रोज का यही है। आता ही होगा, तुझे को तो पता ही है ध्रुव कितना इंटेलिजेंट है, कहीं अभी भी बैठकर पढ़ रहा होगा। मीरा संध्या की बातों का इतना जवाब दे वापस अपने काम में लग जाती है। भैया, एक और आइसक्रीम दो। संध्या मीरा की बातें सुन अपना मुंह फुला तुरंत ही एक दूसरा आइसक्रीम ले उसे खाने लगती है कि तभी उसे गेट से ध्रुव आते दिखता है। ध्रुव को आते देख संध्या की आंखें खुली रह जाती है। फिर वह खुद को शांत कर मीरा की ओर मुस्कुराते देख मजाकिये लहजे में बोलती है, हाँ तेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई पढ़ रहा है। प्रेम से मीरा अपने फोन में लगी थी कि तभी प्रेम का नाम सुन वो चौंकते हुए पूछती है तो संध्या उसे सामने की ओर इशारा कर देती है। अभी सामने से ध्रुव आ रहा था जिसके साथ 7-8 लड़कियां भी थी। वह सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देख मीरा का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदला, पर संध्या इन सब से खुश नहीं थी। वह मीरा से फिर बोलती है, ध्यान से देख, एक भी लड़का नहीं है ग्रुप में, एक काम कर इसी में से किसी को सेलेक्ट कर ले अपने फ्यूचर बहू के लिए। एपिसोड 105 अवंतिका की साजिश। मीरा आगे बढ़ अपने बेटे को गले लगा लेती है। आपका स्कूल बैग कहाँ है? ध्रुव के हाथों में उसका स्कूल बैग न देख मीरा उससे चौंकते हुए पूछती है। आंटी, वो तो बैग तो गार्डन अंकल लेकर आ रहे हैं। ध्रुव के साथ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की मीरा को समझाते हुए बोलती है। पर ऐसा क्यों? उस लड़की के इस बात को सुन संध्या चौंकते हुए बोली, क्योंकि सारे बच्चों के हाथ में उनका बैग था पर सिर्फ ध्रुव के हाथ में नहीं। वो मम्मा, मैंने ही अंकल को बोला था, उनको तो वैसे भी कोई काम नहीं रहता, अच्छा होगा मेरा बैग ही उठाकर थोड़ा मेहनत कर ले। ध्रुव के इस बात को सुन मीरा चौंक गई। वो गुस्से में अपने बेटे की ओर घूरने लगी। वक्त के साथ साथ उसका बेटा अब बदतमीजी भी होते जा रहा था। ये बात मीरा को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वहीं खड़ी संध्या को तो ध्रुव में खुद को देख रही थी।
इसीलिए वह तो ध्रुव के इस बात से खुश हो मुस्कुराने लगती है। चलो मम्मा, हमें जल्दी घर चलना है, मुझे आपसे ढेर सारी बातें बतानी है। मीरा को ऐसे शांत देख ध्रुव अपने दोस्तों को बाय बोल मीरा का हाथ पकड़ आगे खींचने लगता है। मीरा अभी के लिए कुछ रिएक्ट ना कर उसके साथ जा कार में जाकर बैठ जाती है। तुरंत ही गार्डन ध्रुव का स्कूल बैग लाकर ड्राइवर को से देता है। स्कूल से निकल कार आराम से घर की ओर बढ़े जा रही थी। वहीं मीरा अभी कुछ सोचने में बिजी थी। ये देख संध्या ध्रुव से पूछती है, चैक, एक बात बताओ, आपके ग ग्रुप में कोई लड़के फ्रेंड नहीं है क्या? मेरा मतलब आपके दोस्त लड़के नहीं क्या? मासी प्रेम अंकल बोलते हैं, मेरे डैड के सिर्फ लड़के दोस्त थे, इसलिए मैं अपने डैड के उल्टा कर रहा हूँ। अरे वो तो क्योंकि जीजाजी को लड़की से शर्माता था। संध्या ध्रुव की बातें सुन मुस्कुराते हुए जवाब दे मीरा की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर भी एक मुस्कान होता है। शायद वो भी इस बात से एग्री कर रही थी कि तभी ध्रुव की बातें सुन मीरा का चेहरा सख्त हो जाता है। पर मासी, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता ना, इसलिए मैं उनके अपोजिट करना चाहता हूँ सब कुछ। क्यों, क्या आपको आपके डैड पसंद नहीं? संध्या को भी ध्रुव का ये जवाब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मीरा अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए अभी ध्रुव को ही घुरे जा रही थी। उसे देख ये बताना मुश्किल था कि वो गुस्सा है कि नहीं। नहीं, मेरे डैड तो बेस्ट है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, पर अगर मैं उनके जैसा हो गया तो फ्यूचर में मेरी भी वाइफ को मम्मा की तरह अकेला रहना पड़ेगा ना। अब आप मुझे तंग मत करो, मुझे अपना लेवल कंप्लीट करना है। संध्या की बातों का इतना जवाब दे ध्रुव मीरा का फोन ले उसे चलाने लगता है। ध्रुव की बातें सुन मीरा और संध्या का चेहरा उतर गया था। मीरा ये समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने बेटे के इस जवाब को सुन रोए या मुस्कुराए। ध्रुव की बातें सोचते हुए मीरा कार की खिड़की से सीढ़ी बाहर की ओर देखने लगती है। दूसरी तरफ कार्तिक अपनी बेटी मिष्टी को लेकर घर पहुंचता है। कार्तिक जैसे ही मिष्टी को लेकर रूम में पहुंचता है, अचानक से अवंतिका उससे बोलती है, मुझे तुमसे बात करना है। कार्तिक अवंतिका की बातों का कोई जवाब ना दे अपनी बेटी का स्कूल बैग साइड में रख उसके साथ खेलने लगता है। ये देख अवंतिका का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से मजा कार्तिक का हाथ पकड़ फिर से बोलती है, अभी के अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बातें करनी है। कार्तिक का तो मन हो रहा था कि वह अभी अवंतिका का हाथ गुस्से में झटक दे, पर अपनी बेटी को पास देख वो मुस्कुराते हुए उसे चलने का इशारा करता है। डैडी, क्या मम्मा आपसे प्यार नहीं करते? कहीं आप मेरे लिए नई मम्मा तो नहीं लाओगे ना? बिल्कुल नहीं, मम्मा तो बहु प्यार करती है आपके डैडी को, पर वो अभी किसी बात के लिए शायद गुस्सा है। मिष्टी को समझाते वक्त कार्तिक अपना मुंह फुला उसे दिखाता है, जिसके बाद मिष्टी मुस्कुराने लगती है। अपनी बेटी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख कार्तिक भी शांत हो जाता है। वो तुरंत अपनी बेटी को बस 2 मिनट बोलवा निकल जाता है। अवंतिका नीचे भी नहीं थी। ये देख कार्तिक घर के नौकर से पूछता है तो उसे पता चलता है अवंतिका बाहर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनते हुए कार्तिक जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है अवंतिका अभी उसकी जीप की साइड सीट पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी। क्या तुम कहीं जा रही हो? रुको, मैं बंशी को बोलता हूँ। इतना बोलते हुए कार्तिक बंशी का नाम बुलाने लगता है कि तभी अवंतिका जीप से उतर उसका हाथ पकड़ लेती है और चुप होने को बोलने लगती है, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कार्तिक अवंतिका का हाथ गुस्से में इस बार झटकते हुए बोलता है। ये देख अवंतिका का भी गुस्सा बढ़ने लगता है, फिर भी वो खुद को शांत करते हुए कार्तिक से बोलती है, क्या तुम्हें मिस्की की जरा सी भी परवाह नहीं? अगर तुम उसकी जरा सा भी परवाह करते हो तो मेरे साथ चलो। ये देखते हुए कि कार्तिक उसकी बातें सुन रहा है, अवंतिका वापस से ये बोल जीप में जाकर बैठ जाती है। कार्तिक उसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर अवंतिका ने मिस्टी का नाम के लिए थी, इसलिए वो मजबूरी में जीप स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी बहन इतना तो शांत नहीं, जरूर इसके दिमाग में जीजा के अगेंस्ट कोई साजिश चल रहा है। मुझे देखना होगा। ऊपर अपने कमरे की खिड़की से महेंद्र ने ये सब देख रहा था। वह अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए कार्तिक के साथ उसको ऐसे कहीं जाते देख महेंद्र तुरंत अपने घर से बाहर निकल उनका पीछा करने की सोच आगे बढ़ता है। पूरे रास्ते ना तो कार्तिक ने कुछ बोला ना ही अवंतिका ने। पूरे रास्ते अवंतिका कार्तिक को डायरेक्शन बताई जा रही थी और कार्तिक उसके अनुसार अपना जीप चलाया जा रहा था। इसके अलावा दोनों में कोई बातें नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कार्तिक और अवंतिका गांव के सरकारी अस्पताल में थे। कार्तिक अस्पताल को देखते हुए अवंतिका से पूछता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरे पीछे आओ। इतना बोल अवंतिका तुरंत जीप से उतर आगे की ओर बढ़ने लगती है। कार्तिक के पास अभी उसको फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसके पीछे चला जाता है। डॉक्टर, ये मेरे पति और मिस्टी के फादर है, आप इनसे वो सब कुछ बोल सकती है जो आपने मुझे बताया था।
अवंतिका के इतना बोलती ही डॉक्टर तुरंत कार्तिक के सामने एक रिपोर्ट बढ़ाते हुए बोलना शुरू करती है। ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो। डॉक्टर की बात सुनते ही कार्तिक घबराते हुए बोलता है, देखिए सर, हमें आपसे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप कहीं और भी इन रिपोर्ट्स को दिखा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। इतना बोलते हुए कार्तिक तुरंत डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाता है। कार्तिक को ऐसे भागते देख अवंतिका तुरंत उस डॉक्टर की और एक मुस्कान दे रिपोर्ट वापस उठा तुरंत कार्तिक का पीछा करती है। देखो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते, इन सब से हमें जल्द ही मिस्टी के लिए कुछ करना होगा, वरना हम। बकवास बंद करो, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। इतना बोलते हुए कार्तिक गुस्से में अपनी जिप स्टॉट कर तुरंत वहां से आगे बढ़ जाता है। अवंतिका को अकेले छोड़कर ये देख अवंतिका गुस्से में अपना पैर पटक लेती है। कार्तिक के जाने के बाद अवंतिका अभी थोड़ी कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से उसके भाई की जिप उसके सामने आ लग जाती है, जिसमें से उसका भाई बाहर निकल उससे पूछता है, अब मेरी प्यारी बहन कौन सा नया खेल खेलने में लगी है? भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हर बार खेल खेलती हूँ? मैं बस उसको यहाँ साथ लेकर इस रिपोर्ट को लेने आई थी, क्योंकि डॉक्टर ये मुझे अकेले नहीं दे रही थी, उनको दोनों से मिलना जरूरी था। एक टाइम के लिए अपने भाई को अचानक अपने सामने देख अवंतिका तो डर ही गए थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने हिम्मत जुटाकर बोला, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सुन जीजा ऐसे भागा? वो भाई इतना बोलते हुए अवंतिका महेंद्र को भी सब कुछ बता देती है। दरअसल डॉक्टर की माने तो मिस्टी की किडनी में एक छोटा सा स्टोन था, जिसका इलाज अभी से अगर कराया जाए तो वह ठीक हो सकता था, पर बाद में आगे चलकर ये मिट्टी के जीवन के लिए खतरा बन सकता था। डॉक्टर ने अभी यही सब कुछ कार्तिक को बताया था, जिसके बाद कार्तिक ये सुनते ही तुरंत वहां से अपनी बेटी के पास भाग गया। क्या तुम ये सब सही बोल रही हो? हाँ भाई, क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? तो ठीक है, आप अंदर चलिए, आप खुद डॉक्टर से पूछ लेना। ये बोलते हुए अवंतिका महेंद्र का हाथ पकड़ अंदर की ओर बढ़ने लगती है। अवंतिका बाहर से तो ये दिखाई जा रही थी कि वह सच बोल रही है, पर अभी अंदर से वह यह मनाई जा रही थी भगवान से कि महेंद्र उस पर विश्वास करके वही रुक जाए, वह डॉक्टर से ना मिले, क्योंकि अगर वह डॉक्टर से मिलता है तो वो 1 मिनट में उसके झूठ को पकड़ लेगा। यही सोच अवंतिका अपने डरते हुए आगे बढ़ रही थी। एपिसोड 106 कार्तिक ही सिद्धार्थ ठाकुर है। अवंतिका ने महेंद्र को कह तो दिया था डॉक्टर के पास मिलने चलने के लिए, पर वही बिल्कुल नहीं चाहती थी कि महेंद्र डॉक्टर से मिले। महेंद्र आगे आगे चल रहा था और अवंतिका पीछे। तभी अचानक महेंद्र के पैर रुक जाते हैं। ये देख अवंतिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं मिस्टी की जांच किसी और हॉस्पिटल में करवा लूंगा। इतना बोल महेंद्र वापस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। अवंतिका के चेहरे पर जो 1 मिनट पहले मुस्कान आई थी वह अचानक से सदमे में बदल गया। वो जाते हुए महेंद्र का पीछा करते हुए दौड़ती है। भाई, पर क्यों? क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? तो ठीक है, आप ये रिपोर्ट किसी भी और डॉक्टर को दिखा लो। जीप में बैठे महेंद्र के पास पहुंच अवंतिका हड़बड़ाते हुए बोलती है। वो अभी हाफ रही थी क्योंकि वो वहां दौड़ते हुए पहुंची थी। क्या तुम्हें विश्वास करने लायक कुछ छोड़ा है? महेंद्र के इस गुस्से भरी आवाज बात को सुन अवंतिका चुपचाप से जा जीप की साइड सीट में जाकर बैठ जाती है। महेंद्र ने जीप स्टार्ट किया। जीप सड़क पर आराम से चलती जा रही थी। वही जीप में बैठे दोनों लोग एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कैसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से महेंद्र नदी के किनारे सुनसान वाले रास्ते पर जीप रोक देता है। जीप नदी के किनारे वाले रास्ते पर खड़ा कर महेंद्र वही नदी के पास जा खड़ा हो जाता है। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आता, वह आगे जा अपने भाई के पास पहुंच बोलती है, भाई, हम यहाँ क्यों रुके हैं? क्या आपको कोई काम है? तो ठीक है, मैं पैदल चली जाऊंगी। इतना बोल अवंतिका जाने लगती है। रुको, क्या सच में मिस्टी की तबीयत इतना खराब है? अवंतिका को जाते देख महेंद्र उसने पास जा उससे गंभीर स्वर में पूछता है। जी भाई, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आपको विश्वास नहीं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर नहीं, उसकी जरूरत नहीं, तुम के माँ हो, तुम भला झूठ क्यों बोलोगी? आपके बच्चे को लेकर तुम उपाय बताओ, इसका कोई तो इलाज होगा ना। अभी अवंतिका अपनी बातें खत्म कर पाती उससे पहले ही महेंद्र उसे रोक पूछता है, भाई, मैंने बात किया है, आपको तो याद होगा, मेरी दोस्त श्वेता तिवारी, वो मुंबई में है और मुझे मिस्टी को लेकर। बिल्कुल नहीं, तुम मुंबई कभी नहीं जाओगी। अवंतिका की पूरी बात सुनने से पहले ही महेंद्र चिल्लाते हुए बोलता है। महेंद्र को ऐसे बोलते देख अवंतिका डर के मारे कांपने लगती है। उसका भाई अभी सच में बहुत गुस्से में था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से महेंद्र के दिमाग में कुछ आता है, जिसके बाद वह आश्चर्य से अवंतिका से पूछता है, कहीं ये सब तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं अपने आशिक से मिलने का?
नहीं भाई, मैं अब भला ऐसा क्यों करूंगी, अभी तो कितने साल हो गए उस बात को। अवंतिका अपने आंख में आंसू लिए महेंद्र को अपने बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करती है, पर महेंद्र को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं था। पर मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं। तुम उस कमीने कार्तिक के लिए कुछ भी कर सकती हो क्या, मैं ये नहीं जानता। अपने भाई की इस बात को सुनते ही अवंतिका की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह रोने लगती है। वहीं खड़ा महेंद्र उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान दिए बिना नदी में देखने लगता है। दरअसल भूपेंद्र जी अपने दोनों बच्चों को शुरू से ही बाहर पढ़ाना चाहते थे, पर महेंद्र को बाहर जाकर पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वही अवंतिका को शुरू से ही बाहर रहने का शौक था, इसलिए वह मुंबई में बने अपने घर में जाकर रहने लगती है। अवंतिका वहीं पर रहने लगी थी। इस बीच अवंतिका से मिलने महेंद्र हर बार मुंबई जाया करता था। एक बार जब महेंद्र अपनी बहन से मिलने मुंबई गया था, तो उसे पता नहीं कैसे पर मालूम चल गया कि अवंतिका अपने कॉलेज के किसी लड़के को पसंद करती थी, उसके प्यार में थी। ये जान पहले तो महेंद्र ने उस लड़के के बारे में पता लगावाया। वह लड़का किसी दूसरे कास्ट का था। ये जानने के बाद महेंद्र का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में अपने पिता से बिना कुछ बोले उस लड़के को मारने के बारे में सोचने लगा। प्लान के हिसाब से एक रोज जब कार्तिक के घर में थी तभी महेंद्र वहां पहुंच जाता है। अपने भाई को ऐसे अचानक देख अवंतिका की हालत खराब हो गई। वही कार्तिक महेंद्र से लड़ने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि महेंद्र के पास उस वक्त बंदूक होगा। महेंद्र बिना कोई देरी किए अचानक से कार्तिक के ऊपर बंदूक चला देता है। महेंद्र की गोली चलाते ही कार्तिक नीचे गिर जाता है। वही खड़ी अवंतिका तो क्या देखकर ही सदमे में बेहोश हो जाती है। एक गोली चलाने के बाद ही महेंद्र कार्तिक को वैसे ही जमीन पर छोड़ वह अपनी बहन को लेकर वापस घर के लिए निकल जाता है। लेकिन अवंतिका बेहोश थी तो महेंद्र ने उसे पहले हॉस्पिटल में दिखाया। सही समझा, वो अवंतिका को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टरों के चेकअप के बाद महेंद्र को पता चलता है कि उसकी बहन 4 महीने प्रेग्नेंट थी। ये जानने के बाद महेंद्र का तो मन हुआ कि वह अपनी बहन को भी वहीं पर मार दे, पर वह उसे बहुत प्यार करता था और अपने पापा को क्या जवाब देगा ये सोच उसने खुद को रोक लिया। लेकिन अब बिना बाप के बच्चे वह कैसे अपनी बहन के पेट में रहने दे सकता था। इसीलिए महेंद्र ने अपनी बहन एबॉर्शन करवाने की कोशिश की, पर डॉक्टरों ने ये कह के माना कर दिया कि अगर जो वह ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है इसमें अवंतिका की जान चली जाए। महेंद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी बहन को ऐसे ही घर वापस ले जाना पड़ रहा था। तभी महेंद्र को उसी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज के बारे में पता चलता है जो पिछले 1 महीने से कोमा में पड़ा हुआ था और अब तक उसके परिवार वालों में से भी उसे लेने नहीं आया था। महेंद्र उस मरीज को देखने गया तो वो सिद्धार्थ ठाकुर था। महेंद्र को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है और कहाँ से आया है, पर अभी वह अपनी बहन को ऐसी अपने गांव ले जाकर अपने पिता की नाम नहीं हंसवा सकता था। उसके पिता एक नेता थे, अगर समाज को उनके परिवार के बारे में ऐसे न्यूज पता चली तो उसके पिता की बहुत जग हंसाई होगी। ये सोच महेंद्र ने खुद का दिमाग चलाया और सिद्धार्थ को कार्तिक यानी अपनी बहन का पति बना वहीं से अपने घर के लिए रवाना हो गया। करीब 1.5 साल पहले सिद्धार्थ कोमा से वापस आया था, जब उसकी बेटी उसके पास हर रोज खेलने लगी थी। कोमा में जाने से पहले तक अगर सिद्धार्थ को कुछ याद भी होता तो उठने के बाद वह सब कुछ भूल गया था, क्योंकि महेंद्र ने डॉक्टरों से ऐसी दवाई चलवाई थी सिद्धार्थ के ऊपर जिससे धीरे धीरे उसके यादाश्त कमजोर होने लगा था। इसीलिए उठने के बाद जब सिद्धार्थ को ये पता चला कि वह अवंतिका का पति और मिस्टी का बाप है तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने इस बात को ना ही माना ना ही इनकार किया। वही मिस्ट्री इतनी प्यारी बच्ची थी कि उसने सिद्धार्थ को धीरे धीरे अपने मोह माया में फंसा ही लिया। वही अवंतिका और सिद्धार्थ के बीच अब भी कोई रिश्ता नहीं था। जहां एक तरफ अवंतिका अभी भी कार्तिक के बारे में पता लगाने में बिजी थी, वही सिद्धार्थ अपने धुंधले यादों को समेटने की कोशिश में लगा हुआ था। अवंतिका ने मुंबई जाने के लिए अभी अपनी बेटी का इस्तेमाल किया था। मिस्टी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह तो अवंतिका का जाल था जिसके जरिए वो मुंबई जाकर कार्तिक के बारे में पता लगा सके। दूसरी तरफ शाम का वक्त था। मीरा अभी अपने लैपटॉप पर हमेशा की तरह कुछ काम कर रही थी। वही ध्रुव अपने खिलौनों से खेल रहा था। मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, संध्या एक्साइटेड होते हुए मीरा और ध्रुव के पास आकर बोली। मीरा ने तो संध्या के इस बात को सीधे से इग्नोर कर दिया। वही ध्रुव भी खेलने में बिजी था। चैम, क्या तुम्हें भी मेरे हाथ के टेस्टी नाश्ते को टेस्ट नहीं करना? नहीं मासी, मैं तो तैयार हूँ। संध्या की ऐसी रोनी सूरत देख ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलता है। ये देख संध्या खुश हो जाती है। वह अभी किचन की ओर दोबारा जाने ही वाली थी कि तभी मेन गेट का ड्रॉ बजता है। ये प्रेम था। घर के स्टाफ के द्वारा गेट खुलते ही सामने से प्रेम घर के अंदर आता है। एपिसोड 107 शैतान ध्रुव सिद्धार्थ ठाकुर। घर के स्टाफ गेट खोलता है तो सामने प्रेम होता है।
मीरा काम कर रही थी पर गेट की आवाज से उसका भी ध्यान प्रेम पर चला जाता है। प्रेम को देखते ही मीरा अपने लैपटॉप को बंद कर उठते हुए संध्या से बोलती है, तुम ध्रुव का ध्यान रखना, मैं भी थोड़ा काम करके आ रही हूँ। ये कहते हुए मीरा बिना प्रेम की और दोबारा देखे वहां से उपाप के कमरे में चली जाती है। मीरा का ये हर बार था, वो कभी भी प्रेम से मिलना नहीं चाहती थी, उसकी कोई बातें तक सुनना पसंद नहीं था मीरा को, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं प्रेम भी गलत लगता था। पर अपने बेटे को अकेले ना छोड़ने की वजह से वह प्रेम को कम से कम ध्रुव से मिलने देती थी। चाचू प्रेम को देखते ही खेलता हुआ ध्रुव अचानक से उठ उसकी ओर चिल्लाते हैं, भागता है। प्रेम भी उसको खुद की तरफ ऐसा आते देख तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ उसे गले लगा लेता है। चाचू आप कितने दिनों बाद आए, ऐसा क्यों? मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी थी। अच्छा, तो फिर आप मुझसे अपनी ढेर सारी बातें अभी कर लो। इतना बोलती हुए प्रेम ध्रुव को अपनी गोदी में उठा आगे बढ़ता है और हॉल में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सोफे के सामने टेबल था और टेबल पर अभी पास्ता रखा हुआ था। यह वही पास्ता था जो संध्या ने पिछले 2 घंटों से मेहनत करके ध्रुव और मीरा के लिए बनाया था, पर वह जैसे ही उन्हें ये देने आई थी तभी प्रेम आ गया। प्रेम ने अभी अपनी गोदी में ध्रुव को बैठा रखा था, पर वह इशारों में संध्या से कुछ बातें कर रहा था। शायद संध्या उससे ये पूछ रही थी कि उसके बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, पर प्रेम को नहीं आ रहा था। यही देख ध्रुव दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, चाचू आप मुझसे मिलने आए हो कि मासी से? मासी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर आप मासी को क्यों भूले जा रहे हो? इतना बोलते हुए ध्रुव अपने मुंह पर हाथ रख मुस्कुराने लगता है। उसकी ये बात सुनते ही ऐसा प्रेम हकलाते हुए इधर उधर देखने लगता है। वही संध्या तुरंत ये बोलकर किचन में चली जाती है कि वह बस अभी आई। प्रेम ने कुछ देर तक ध्रुव से बातें की, उसकी स्कूल के बारे में और मीरा के बारे में। प्रेम से मीरा अब कोई बातें नहीं करती थी, इसलिए प्रेम ध्रुव और संध्या से ही मीरा के बारे में जानकारी मिलता था। ध्रुव से बातें करते हुए अचानक से प्रेम का ध्यान टेबल पर रखे पास्ते पर जाता है, जिसे देख प्रेम ध्रुव से पूछता है, बेटा ये क्या है? प्रेम की बातें सुनते ही ध्रुव के मन में शैतानी आती है। वह तुरंत प्रेम की गोदी से उठ उस प्लेट को उठाते हुए उसके पास ले जा बोलता है, अरे ये तो मासी ने बनाया है, आप ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। नहीं बेटा आप ही खाओ। प्रेम को भी बहुत अच्छे से पता था कि संध्या की कुकिंग कितनी अच्छी है, इसीलिए ये सुनते ही कि वो संध्या ने बनाया है वह तुरंत उसे खाने से मना कर देता है। पर ध्रुव भी कहाँ मानने वाला था, वह लगातार इस बात की जिद करने लगता है। ये देख बेचारा प्रेम उस पास्ता को टेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। प्रेम ने अभी उस पास्ते की पहली बाइट ली थी कि वो तुरंत उसे वापस उगल देता है। तुम ये खाने वाले थे? छीछी इसमें तो बहुत नमक है। ये बोलते हुए प्रेम तुरंत उस प्लेट को ले जा उसका पास्ता वही घर की खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये सुनते हुए ही कि उस पास्ते में बहुत ज्यादा नमक है, ध्रुव भगवान को धन्यवाद बोल रहा था दिल से कि उसने उसे टेस्ट नहीं किया, पर फिर भी वह प्रेम को दिखाते हुए अफसोस जताते हुए नाटक करते हुए अपना मुंह फुलाकर बोलता है, चाचू ये आपने क्या किया? मासी ने कितना प्यार से बनाया था मेरे लिए। बेटा इतनी नमक वाले खाना अगर आप खाने लगे तो आप जल्दी ही बीमार पड़ जाओगे। अगली बार से अपनी मासी के बनाए खाने से आप दूर रहना, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता। प्रेम अभी ध्रुव को समझा ही रहा था कि तभी वहां संध्या आ जाती है। संध्या आते ही चौंकते हुए प्रेम से पूछती है, किसे कुछ नहीं आता? संध्या की यह बात सुनते ही प्रेम और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहां प्रेम डरा हुआ था वहीं ध्रुव अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा था। तभी ध्रुव को कुछ शैतानी सूझती है। वह संध्या का पास जा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मासी बेचारी प्रेम चाचू बहुत उदास है। इतने दिनों से उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया क्योंकि इनकी मेड को अच्छा खाना बनाने ही नहीं आता। हाँ यही बात है। प्रेम भी जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसे लग रहा था कि ध्रुव उसकी मदद कर रहा है, पर शायद से ऐसा नहीं था। ध्रुव की बात सुनते ही संध्या अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए तुम रुको मैं अभी आए बोल वापस किचन की ओर चली जाती है। बच गए ध्रुव, आप तो जीनियस हो बेटा। संध्या के जाते ही प्रेम तुरंत ध्रुव को गले लगा बहुत खुशी से बोलता है। उसको ऐसे करते देख ध्रुव भी अपनी मासूम शकल बनाए मुस्कुराए जा रहा था। मासी ये आप किसके लिए लाई है? प्रेम के गले लगे ध्रुव ने जैसे ही संध्या को अपने हाथ में एक प्लेट पास्ता लिए देखा तो वो अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए संध्या से पूछता है, तुम्हारे प्रेम अंकल के लिए बेटा, मेरे लिए नहीं। संध्या के जवाब सुनते ही प्रेम की हालत खराब हो गई। वह तुरंत से उसे न बोल देता है। प्रेम चाचू क्या आपको मासी के हाथ का पास्ता पसंद नहीं? ध्रुव भोली सूरत बनाते हुए प्रेम से पूछता है। उसको ऐसा बोलते देख जा एक तरफ संध्या अपने गुस्से भरी आंखों से प्रेम की ओर देखने लगती है,
वही प्रेम ध्रुव को मन में कोसे जा रहा था। उसे थोड़ी देर पहले तक ये लग रहा था कि ध्रुव उसके साइड है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मासी, मैंने तो आपके पास्ता पूरा खत्म कर दिया, ये देखो प्लेट। इतना बोलते हुए ध्रुव उस खाली प्लेट का संध्या की ओर बढ़ा देता है। पर लगता है चाचू आपके हाथ का खाना नहीं खाना चाहते। ध्रुव के इतना बोलते ही संध्या गुस्से में प्रेम की ओर देखती है, जो अभी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। नहीं, मैं खाऊंगा। इतना बोलते हुए प्रेम संध्या से वो प्लेट ले लेता है। वही संध्या प्रेम के बगल में आकर बैठ जाती है। ध्रुव भी अभी प्रेम की ओर ही शातिर मुस्कान लिए देख रहा था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसे अपने घर जाकर खाऊं, वैसे भी वो मेड अच्छा खाना नहीं बनाती। प्रेम एक आखिरी बार कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए संध्या की ओर देख बोलता है। उसके इस बात को सुन संध्या थोड़ा सोचने लगती है। अभी वहाँ या ना कह पाती उससे पहले ही ध्रुव फिर से बीच में बोलता है, अरे चाचू आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, मासी ने और भी बनाया है, आप ये अभी खा लो, वो आपके लिए दूसरा पैक कर देगी। ध्रुव की बात सुन जहाँ एक तरफ सभ्य मुस्कुराते हुए प्रेम की ओर देखा में सीट पर देती है, वहीं प्रेम अभी गुस्से में ध्रुव को देख रहा था। दूसरी तरफ कार्तिक यानी सिद्धार्थ वहां से वह अवंतिका को छोड़कर तू वापस आ गया था, पर फिर कुछ दूर आने के बाद वह वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो अवंतिका उसे वहां नहीं मिलती। सिद्धार्थ मिस्टी के लिए बहु परेशान था, इसलिए वो एक बार वापस डॉक्टर जा मिस्टी की कंडीशंस के बारे में पूछता है। डॉक्टर ने इस बार भी वही सब कुछ सिद्धार्थ को बताया जो उनसे थोड़ी देर पहले बताया थी। डॉक्टर, क्या आप मिस्टी का इलाज ठीक से कर सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसलिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो यहाँ तो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मुंबई जाना होगा। सिद्धार्थ के बात सुनते ही वो डॉक्टर तुरंत में न बोल उसे मुंबई ले जाने की सलाह दे देती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद पूरी रास्ते सिद्धार्थ परेशान रहा। उसके दिमाग में बार बार डॉक्टर की बातें ही घूमती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी भला इतनी बीमार कैसे हो सकती है। वह तो कितना हंसती खेलती है, कितनी अच्छी है, उसे ऐसा कैसे हो सकता है। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अपना शक्ल लटकाए घर वापस पहुंचता है। अब लगता है मेरा काम हो जाएगा। अवंतिका सीढ़ियों से चढ़ते हुए सिद्धार्थ को देख मुस्कुराते हुए बोलती है। दरअसल थोड़ी देर पहले उस डॉक्टर ने अवंतिका को कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसके जाने के बाद सिद्धार्थ दोबारा आया था, जिसके बाद उसने उसे और बड़ा चढ़ाकर मिस्टी की प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। अभी सिद्धार्थ के ऐसे शक्ल को देख अवंतिका को यकीन हो गया था कि उसका काम हो गया था। एपिसोड 108 सिद्धार्थ का मुंबई जाना। सिद्धार्थ जैसे ही अपने रूम की ओर बढ़ने वाला था कि तभी उसे अवंतिका बाहर खड़ा मिलती है, जो अपना मुरझाया चेहरा ले वहां पर खड़ी थी। अवंतिका ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह मिस्टी को लेकर बहुत परेशान है। ये देखने के बाद भी सिद्धार्थ ने उससे ना कुछ पूछा नहीं कुछ बोला। वह सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया जहां मिस्टी अभी खेल रही थी। मिस्टी को ऐसे मुस्कुराते हुए खेलते देख सिद्धार्थ की आंखें एक बार और नम हो गईं। वो कुछ सेकंड तक ऐसे ही मिस्टी को मुस्कुराते देखने के बाद सिद्धार्थ अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप अंदर जा उसे पीछे से गले लगा लेता है। डैडी, क्या आप मेरे लिए टॉफी लेकर आए हो? टॉफी? मिस्टी के सामने बैठ सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए पूछता है। लो, आप फिर से भूल गए? भूलकर डैडी? इतना बोलते हुए मिस्टी सिद्धार्थ के गालों को खींचने लगती है। ये देख सिद्धार्थ उसे एक बार फिर से गले लगा लेता है। सिद्धार्थ की आंखें भरी हुई थी। तभी उसकी नज़र गेट पर खड़ी अवंतिका पर पड़ती है। अवंतिका को ऐसे खड़ा देख सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए मिस्टी की अभी खेलने के लिए बोल वहां से गेट के पास जा अवंतिका का हाथ पकड़ उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। मिस्टी का तबीयत कम से खराब है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। पर क्या? अवंतिका की बात सुनते ही सिद्धार्थ चौंक हुए पूछता है। डैड नहीं मान रहे हैं? मेरा मतलब वो अपने इलेक्शन कैंपेन की वजह से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो यही सही, पर तुम कम से कम मुझे और मिस्टी को यहाँ से निकालने का कोई उपाय सोचो, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से बात की है, वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। उसने बोला है कि अगर मैं मिस्टी को उसके पास लेकर जाऊँ तो वह 2-3 महीने में ही मिस्टी ठीक हो जाएगी। अवंतिका अपने चेहरे पर मुस्कान लिए पलटते हुए बोलती है। क्योंकि सिद्धार्थ अभी उसके पीछे खड़ा था, इसीलिए उसने अवंतिका के चेहरे की इस मुस्कान को नहीं देखा। तुम जाने की तैयारी करो, कल सुबह हम तीनों यहाँ से निकलेंगे। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही अवंतिका अपने चेहरे पर स्माइल लिए खुशी से उसके गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू, अब हमारी मिस्टी ठीक हो जाएगी। हम सिद्धार्थ तुरंत ही अवंतिका को खुद से दूर कर इतना बोल वहां से निकल जाता है। गेट के बाहर जा सिद्धार्थ रुक जाता है। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि उसकी इस औरत के साथ एक बेटी कैसे हो गई, जबकि अवंतिका के छूने भर से उसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। पर अभी यह बात इम्पोर्टेंट नहीं था।
अभी सबसे पहले सिद्धार्थ को अपने ससुर के पास जहां से निकलने के बारे में बात करना होगा। इसलिए वह अवंतिका के डैड के कमरे की ओर बढ़ जाता है। जीजा तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अभी पापा घर पर नहीं है। सिद्धार्थ अभी भूपेंद्र सिंह के रूम की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में महेंद्र रोक देता है। वो पापा अभी आम के बगीचे में गए हैं। सिद्धार्थ रोकने के बाद भी महेंद्र के बातों का कोई जवाब नहीं देता। ये देख महेंद्र उसे भूपेंद्र जी के जगह के बारे में बता देता है जहां वह भी थी, क्योंकि उसे भी पता था सिद्धार्थ अभी परेशान था मिस्टी को लेकर। महेंद्र की बात सुनते ही सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए वापस घर के बाहर चला जाता है। वह अब जरा सा भी लापरवाही नहीं कर सकता था। उसे अपनी बेटी के लिए जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। सिद्धार्थ के जाने के बाद महेंद्र जैसे ही अपनी बहन के कमरे की ओर जा रहा था मिस्टी से मिलने की, तभी उसे उससे पहले वाले कमरे में अवंतिका बिस्तर पर बैठ रोती दिखी। महेंद्र भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उस कमरे में जा अवंतिका को समझाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद पापा से बात करता हूँ, वो तुम लोगों को नहीं रोकेंगे। वैसे तो मैं भी साथ जाना चाहता था, पर अगर जीजा और मैं दोनों चले गए तो पापा के कैंपेन का क्या होगा, इसीलिए मैं यही रुकता हूँ, पर जीजा तुम्हारे साथ जाएगा। थैंक यू भाई, अब बस डैड मान जाए, अवंतिका अपने आंसू पूछते हुए बोलती है। ये देख महेंद्र उस कमरे से जा रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया है और वो रुककर दोबारा बोलता है, एक बात याद रखना, जीजा अच्छा आदमी है। अगर जो तुमने गलती से भी उसे या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे आदमी हमेशा से तुम्हारे ऊपर अपना नज़र बनाए रखेगी, तुम भूल कर भी अपने आशिक से मिलने की कोशिश मत करना। इतना बोल महेंद्र उस कमरे से चला जाता है। पर महेंद्र के इस बात को सुनने के बाद भी अवंतिका के मन में थोड़ा सा भी डर नहीं होता। वह अपने भाई को जाते देख अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, इस बार आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, जो मैंने सोचा है वही होगा। भाई कार्तिक को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ जब सिद्धार्थ महेंद्र के बोले गए जगह पर जाता है तो उसके सामने उसका ससुर चौकी पर बैठे हुए था। अभी उसके पास 2-4 लोग और भी थे। ये देखने के बाद भी हमेशा की तरह रुक जाने वाला सिद्धार्थ बिना आज उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कल सुबह मैं, अवंतिका और मिस्टी मुंबई जा रहे हैं। सिद्धार्थ अचानक से यह बात जाकर भूपेंद्र जी के सामने जाकर बोलता है। अभी उनके साथ साथ वहां बैठे लोगों ने भी सिद्धार्थ की बातें सुनी थी। भूपेंद्र जी अपने दामाद को ऐसे बोलते देख तुरंत उन लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दे देते हैं। फिर वह अपने दामाद की ओर देखने लगते हैं। मिस्टी की तबीयत ठीक नहीं, उसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। आप चिंता मत करिए, मैं वहाँ से भी आपको मदद करते रहूँगा, मेरे आदमी भी आपकी हेल्प करते रहेंगे और महेंद्र तो है ही, मैं उसे भी सब समझा दूंगा। जाने से पहले इतना बोलते हुए सिद्धार्थ बिना भूपेंद्र जी के कोई बात सुने वहाँ से पलट वापस चला जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही भूपेंद्र जी तुरंत महेंद्र को फ़ोन लगा उसे वहाँ आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका जो दामाद अब तक उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वह आज अचानक से उन्हें अपना फैसला सुनाकर चला गया था। इसलिए वह महेंद्र से इस बारे में बात करना चाहते थे। दूसरी तरफ मीरा के घर में प्रेम बेचारे ने बहुत मुश्किल से संध्या के बनाए उस पास्ते को खत्म किया था। वही प्रेम के सामने अभी संध्या और ध्रुव दोनों मुस्कुराते हुए बैठे थे। मुझे अभी याद आया, मैं ऑफिस में अपना एक इम्पॉर्टेंट फाइल भूल गया हूँ, मुझे उसे लाने जाना होगा। प्रेम कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था संध्या के बनाए पास्ते को खाने के बाद उसे डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। पर तुमने तो मुझसे ढंग से बातें भी नहीं की, अभी तो आए हो फिर अभी ही जाना। हाँ चाचू, आप मासी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको उन्हें भी टाइम देना चाहिए वरना वो आपको छोड़ देगी। ध्रुव के इस बात को सुनते ही प्रेम उसे गुस्से में आंख दिखाने लगा। वही संध्या अपनी कमर पर हाथ रख लेती। ऑफिस में अभी क्या कुछ हो रहा है ये सब तुम्हें पता है ना? नहीं तुम जाओ, मैं समझ गई। संध्या का इतना बोलना था कि प्रेम तुरंत वहां से भागने लगता है। अभी वह गेट के पास गया ही था कि उसे कुछ याद आया और वह वापस संध्या के पास आकर बोलता है, मैं भूल गया बताना, पर भाई के लिए मैं इस बार एक पूजा रखने वाले हैं, हो सके तो बोलना भाभी को आने के लिए। पर वो नहीं आएगी, मैं जानता हूँ, पर शायद भाई का नाम सुनकर आ जाए। प्रेम अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए इतना बोल वहाँ से चला जाता है। मीरा अभी अपने रूम के बालकनी में बैठे हुए एक बुक खोले उसे पढ़ रही थी कि तभी वहां पर संध्या आती है। संध्या को सामने देखकर भी मीरा कोई रिएक्शन नहीं देती, वह अपने बुक में ही बिजी रहती है। इस बार सिद्धार्थ के पुण्यतिथि पर ठाकुर परिवार कोई पूजा रख रही है। प्रेम बस वही बोलने आया था। तो क्या तू जाना चाहती है? ये देखते हुए कि मीरा कुछ नहीं बोल रही, संध्या उससे दोबारा पूछती है। पर संध्या के इस बात को दोबारा सुनने के बाद मीरा चुपचाप अपना बुक बंद कर वहां से उठ ध्रुव के पास चली जाती है।
Chapter 109 सिद्धार्थ की वापसी। ये जानने के बाद भी कि ठाकुर परिवार में सिद्धार्थ के लिए कोई पूजा रखवाया जा रहा है, मीरा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह हमेशा की तरह शांत रहती है। संध्या मीरा के पीछे जाती है तो देखती है कि मीरा अभी ध्रुव के साथ बैठ खेल रही थी। वह मुस्कुराए जा रही थी। ये देख संध्या इरिटेटेड होकर बोलती है, मीरा यार देख, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं, तूने वैसे ही बहुत परेशान कर दिया है ठाकुर परिवार को, अब तो तू उन्हें माफ कर ही सकती है, तू इस बार तो उनके घर जा ही सकती है, और इसमें प्रेम, तुझे अगर इतना ही उनकी परवाह है तो तू जा सकती है, मैंने किसी को नहीं रोका। अभी संध्या अपनी बातें खत्म कर पाती कि मीरा उसे बीच में ही रोक बोलती है। इसके बाद मीरा और संध्या के बीच में इस बात के लिए बहस छिड़ जाता है। हमेशा की तरह जिसमें संध्या बोले जा रही थी वहीं बैठी मीरा उसे इग्नोर किए जा रही थी। अपनी माँ और मासी के बीच की ठाकुर परिवार के बहस के बारे में ध्रुव को आज तक कुछ समझ नहीं आया था। उसे बस इतना पता था कि यह जो भी लोग हैं उनसे उसकी माँ बहुत नफरत करती है और संध्या प्यार, इसीलिए ध्रुव हमेशा से जब भी संध्या और मीरा इस बारे में बात किया करते थे तो चुपचाप होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता था जिससे वह इस बारे में जान सके। बहुत देर तक संध्या और मीरा को इस बारे में बहस करते देख ध्रुव अचानक से हिम्मत करके बोल देता है, मासी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत करो। ध्रुव के इस बात को सुनते ही मीरा और संध्या दोनों चौंक जाते हैं। ध्रुव की बातें सुनते ही पहले तो मीरा को गुस्सा आता है संध्या पर फिर वह शांत हो ध्रुव के हाथ को पकड़ उठाते हुए बोलती हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले, अब को सुबह स्कूल जाना होता है न, टाइम पर तो आप भला कैसे जा सकते हो, चलो मैं आपको सावर लेने में मदद करती हूँ। नहीं मम्मा, वो मैं खुद से कर लूँगा। ये सुनते ही कि मीरा उसको शावर लेने में हेल्प करने वाली हैगा, ध्रुव तुरंत ही उससे अपना छुरा वहां से भाग जाता है, क्योंकि ध्रुव का यह मानना था कि वह अब बड़ा हो गया है तो उसे अब अपनी मम्मा की बिल्कुल जरूरत नहीं इन सब कामों के लिए। ध्रुव के इस हरकत को देख संध्या हंसने लगती है। वही खड़ी मीरा के भी चेहरे पर अभी एक मुस्कान था, पर जैसे ही ध्रुव उसके आंखों से गायब हुआ मीरा का चेहरा शांत हो गया, ऐसा लग रहा था वह बस मुस्कुराने का दिखावा कर रही थी। मीरा संध्या की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती है, अगली बार भूल कर भी ध्रुव के सामने उन लोगों की बातें नहीं होनी चाहिए, पर वह लोग ध्रुव के भी रिश्तेदार हैं, एक ना एक दिन उसे तो इस बारे में पता चलेगा है। तभी नहीं संध्या की बात सुनते ही मीरा तुरंत इतना बोल वहां से अपने कमरे की ओर वापस चली गई। सुबह के 4 बजे बज रहे थे। कार्तिक यानी सिद्धार्थ अभी अपने रूम में सोया हुआ था कि अचानक से उसके रूम के गेट की खटखटाने की आवाज आती है। गेट खटखटाने की आवाज की वजह से सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। वो तुरंत गेट खोलकर देखता है तो अभी उसके गेट के बाहर महेंद्र था। अपनी गेट के बाहर महेंद्र को इस वक्त देख सिद्धार्थ अपने घड़ी में टाइम देखता है तो सुबह के 4 बजे बज रहे थे। ये देख सिद्धार्थ महेंद्र की ओर घूरने लगता है, जीजा यार तू ये मुझे बाद में घूर लेना, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें निकलना है। मुझे निकलना है। अरे जीजा तुम बातें बहुत करते हो, मैंने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी मुंबई के लिए निकलना है। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ उसकी बात नहीं सुन रहा, महेंद्र उसे रूम के अंदर धकेलते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में बोलते देख महेंद्र समझ गया था कि उसका खड़ूस जीजा जब तक पूरी बातें नहीं मानेगा तब तक वह यहाँ से हिलने वाला नहीं, इसलिए महेंद्र उसे सारी बातें बता देता है। दरअसल भूपेंद्र जी नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ उनके इलेक्शन खत्म होने से पहले यहाँ से कहीं भी जाए। शाम के वक्त सिद्धार्थ ने तो बड़े ताव में उसे बोल दिया था कि वह यहाँ से कल सुबह निकल जाएगा, पर भूपेंद्र जी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। महेंद्र से पूरी बात पता करने के बाद भी भूपेंद्र जी सिद्धार्थ को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसके लिए वह अपने ही दामाद पर जोर जबरदस्ती करने के लिए भी तैयार थे। भूपेंद्र जी ने अपने घर के बाहर गुंडों का इंतजाम किया था ताकि सिद्धार्थ यहाँ से ना जा पाए। वह शहर से डॉक्टर्स भी मंगाने वाले थे मिस्ट्री के इलाज के लिए। ये सारी बातें उन्होंने महेंद्र को ही करने का ऑर्डर दिया था। महेंद्र एक वक्त के लिए अपने पिता की इस बात से एग्री हो गया था, फिर बाद में उसे अपनी बहन की बातें ध्यान आई कि कैसे उसके खुद के पिता उसे ना ज्यादा भाव देकर उसके जीजा को ज्यादा भाव दे रहे थे। ये सोच महेंद्र के मन में भी हुआ कि सिद्धार्थ को यहाँ से जल्द बाहर भेज देना चाहिए, इसीलिए महेंद्र भी अभी सिद्धार्थ को यहाँ से भेजने के लिए ही आया था। इसके लिए वह अपने पिता के भी विरोध जाने के लिए, मैं कोई चोर नहीं, मैं सुबह ही निकलूंगा, तुम जाओ सो जाओ, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। महेंद्र की बात सुनने के बाद भी सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तुरंत महेंद्र को रूम से बाहर निकाल अपने गेट की बंद करते हुए बोलता है, पर महेंद्र ने भी ठान लिया था कि वह कैसे भी करके सिद्धार्थ को अभी यहाँ से भेजकर ही रहेगा, इसीलिए वह बोलता है,
जीजा, यहाँ पर तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है और तुम्हें अभी भी तेवर दिखाना है। भूलो मत, तुम्हारे सासू जी यहाँ के मंत्री है। एक बार उन्होंने जो बोल दिया तो बोल दिया। महेंद्र की इस बात को सुनने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा सोचने लगता है। ये देख महेंद्र को एक उम्मीद जगती है। वह फिर बोलता है, मान लो अगर तुम नहीं जा पाए कल सुबह तो क्या होगा? कभी सोचा है? मिस्टी के इलाज में और टाइम लगेगा, पर क्या पता सही टाइम पर इलाज ना मिलने की वजह से। महेंद्र अभी अपनी बातें खत्म कर पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होगा मिस्टी को तुम जाकर अवंतिका से बोलो, हम अभी निकल रहे हैं। सिद्धार्थ के इस बात को सुन महेंद्र एक राहत की सांस लेता है। वह तुरंत अवंतिका के कमरे की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ, अवंतिका, महेंद्र और मिस्टी उस घर से महेंद्र के ही जीप में निकलते हैं। मिस्टी अभी सोई हुई थी, इसीलिए सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। वो सब तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर गाड़ी पहले से ही लगी हुई थी, इसीलिए वह जाकर सीधा उसमें बैठ जाते हैं। अभी गाड़ी खुलने में 10 मिनट का टाइम था। सिद्धार्थ मिस्टी को लिए ट्रेन में बैठा हुआ कुछ सोचे जा रहा था। वही अवंतिका अभी महेंद्र के साथ बाहर थी। एक बात तुम अच्छे से याद रखना, मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से की। मेरे आदमी हमेशा से तुम्हारे ऊपर नजर रहेंगे। अगर जो तुमने गलती से भी जीजा या मुझे धोखा देने की कोशिश की, फिर तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ इस बार क्या करूंगा। भाई यार, मुझे नहीं पता आप कब मुझ पर दोबारा विश्वास करोगे, पर मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ। इतना बोलते हुए अवंतिका महेंद्र के गले लग जाती है। अभी अवंतिका के चेहरे पर जीत की एक मुस्कान थी। कल से शुरू होगा कहानी का नया सफर। अब देखना यह है कि क्या होगा जब सिद्धार्थ मिलेगा ध्रुव और मीरा से। क्या सिद्धार्थ मीरा को अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए माफ कर पाएगा? और अवंतिका क्या प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या वह कार्तिक को ढूंढ पाएगी? इन सब में इन दोनों बच्चों का क्या भूमिका रहेगा, वह देखने लायक होगा। एपिसोड 110, मेरा ठाकुर परिवार से कोई रिश्ता नहीं। डैड, आप चिंता मत कीजिएगा भाई, नहीं तो क्या उनके सिखाए गुण तो है ना मेरे पास। मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। कबीर बिस्तर पर पड़े अपने पिता के हाथों को पकड़ वादा करते हुए बोलता है। पर बदले में जसवंत ठाकुर कोई जवाब नहीं देते। उनकी आंख खुली थी, शरीर भी वह जब चाहे हिला सकते थे, पर वह ना तो किसी से कुछ बोलते थे ना ही किसी के बातों पर कोई रिएक्शन देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा रहने के बाद भी जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। प्रेम अपने डैड के इस हालत से बिल्कुल अनजान नहीं था, इसीलिए यशवंत ठाकुर के ना जवाब देने के बाद भी वो उनके हाथों पर किस करते हुए वहां से उठ बाहर निकल जाता। सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनने के बाद से ही यशवंत ठाकुर बोलना भूल गए थे। शुरू के कुछ दिन में तो चल फिर भी रहे थे, पर बाद में उन्होंने बिस्तर पर ही अपना बसेरा बना लिया था। प्रेम जैसे ही सीढ़ियों से उतरने के बाद मेन गेट की ओर जा रहा था कि तभी पीछे से उसकी माँ आवाज लगाते हुए बोलती, मुझे पक्का यकीन है तू सब कुछ ठीक कर लेना। एक दिन तेरे डैड को तुझ पर भी जरूर विश्वास जागेगा बेटा। अपनी माँ की बात सुनते ही प्रेम गुस्से में अपने हाथों में लिया फाइल वहीं पर फेंकते हुए बोलता है, हो गया, मैं समझ गया। आज भी मुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। जब एक बार तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं, तो ये फालतू का रोज रोज क्यों मेरा दिन बिगाड़ने के लिए सामने आ जाती हो? बेटा मैं तो वो बस। अभी प्रेम की माँ अपनी बातें पूरी कर पाती कि उससे पहले ही प्रेम दोबारा उनके सामने आ चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कितनी बार बोलूं मुझे बेटा मत करो। प्रेम की इस बात को सुनते ही उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ टाइम तक लिविंग हॉल में चारों तरफ से खामोश रहती है, क्योंकि अब उस घर में उतने नौकर नौकरानी तो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए अभी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रेम अचानक से उस फाइल को उठा तेजी में अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैं तुमसे आखिर बार बोल रहा हूँ, दोबारा से मेरे सामने मत आना वरना मैं घर आना छोड़ दूंगा। प्रेम के इस बात को सुनते ही उसकी माँ शांत हो जाती है। अभी उनकी आंखों में आंसू रहता है, पर वह कुछ बोल पाती कि उससे पहले प्रेम तेजी में वहां से निकल जाता है। सिद्धार्थ मिस्टी को अपनी गोद में लिए स्टेशन से जैसे ही बाहर आता है अवंतिका के साथ की, तभी अचानक से एक लड़की मुस्कुराते हुए तेजी से अवंतिका के गले लग जाती है। अवंतिका से कुछ सेकंड गले लगने के बाद उस लड़की का ध्यान सिद्धार्थ पर जाता है, तो अचानक से सिद्धार्थ की ओर देख मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या बात है जीजू, आपने तो अच्छी खासी बॉडी बना लिया है। सिद्धार्थ को तो कुछ पता ही नहीं था कि यह कौन है, इसलिए वह उस लड़की के बातों का बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है, मिस्टी को अपनी गोद में लिए। तुझे लगता है ये तेरा साथ देगा? सिद्धार्थ का ये व्यवहार देख वो लड़की अवंतिका की ओर शक भरी नजरों से घूरते हुए बोलती है, जिस पर अवंतिका मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर हाथ रख आगे चलते हुए बोलती है,
इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या इसके पास? अवंतिका के इस बात को सुनते ही वो लड़की भी मुस्कुराने लगती है। तुरंत बाहर लगे कार में वो सब जाकर बैठ जाते हैं। वो लड़की अभी कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते हुए वो लड़की लगातार सिद्धार्थ की ओर देखे जा रही थी। वही सिद्धार्थ इन सब से अनजान अभी खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। सिद्धार्थ को पता नहीं क्यों पर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो अपने सामने बने इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख कुछ बोलना चाहता था पर उसके साथ बैठे लोगों में से वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार एक घर के बाहर रुकती है। कार को रुकते देख सिद्धार्थ तुरंत अपनी गेट खोल बाहर निकलता है तो देखता है उसके सामने एक छोटा पर खूबसूरत सा घर था। वो लड़की अचानक से बाहर निकल सिद्धार्थ और अवंतिका की ओर देख मुस्कुराती हुई बोलती है, ये रहा मेरा गरीब अखना। उस लड़की के इस बात पर अवंतिका मुस्कुराते हुए उसके साथ आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से सिद्धार्थ की बोली रुक जाती है, मेरा, हाँ ये इसका घर है पर हम कुछ दिन यही रहेंगे। पर क्यों? महेंद्र ने तो कहा था तुम्हारे डैड का कोई पुराना घर है यहाँ, फिर हम वहाँ क्यों हो चलते? सिद्धार्थ की इस बात को सुनते ही अवंतिका अपने नाखून नोचने लगती है। फिर कुछ सेकंड रुक शांत होने के बाद वह एक गहरी सांस ले बोलती है, वो डैड के उस पुराने घर में कुछ काम चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही भाई ने मुझे कॉल करके बताया और तुम्हें पता नहीं पर यहाँ से हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों बहुत पास है। सिद्धार्थ के बातों का इतना जवाब दे अवंतिका मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। वही सिद्धार्थ अभी भी वहीं पर खड़ा था। उससे पता नहीं क्यों पर अवंतिका की यह बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने मिस्टी के लिए स्कूल में भी बात कर लिया है, कल से वह स्कूल भी ज्वाइन कर सकती है। बस तू कैसे भी करके इसको संभाल लेना क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन यहाँ टिकेगा। ये बोलते हुए वह लड़की अवंतिका को अभी भी बाहर खड़े सिद्धार्थ की ओर इशारा करती है। साथ तो इसे देना ही होगा। इतना बोलते हुए अवंतिका सिद्धार्थ की ओर बढ़ जाती हैं। क्या तुम मेरी फ्रेंड के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? अवंतिका की बातों पर सिद्धार्थ अभी भी बिना कोई भाव लिए उसके ओर देखे जा रहा था। ये देख अवंतिका का तो मन हुआ कि वो सिद्धार्थ के हाथों से अपनी बेटी को ले उसे यहाँ से जाने का कह दे पर वो ये नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को शांत कर दोबारा कहा, तुम्हें पता नहीं पर मेरी दोस्त एक डॉक्टर भी है और वो भी यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। अगर अब भी तुम्हें मेरे साथ नहीं आना मिस्टी के इलाज के लिए तो तुम गाँव वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ को इतना बोल अवंतिका तुरंत मिस्टी को उसके हाथों से ले अंदर चली जाती है। ये लड़की एक डॉक्टर है। ये बात सुन सिद्धार्थ को विश्वास तो नहीं हुआ। वो अभी के लिए विश्वास कर अंदर चला जाता है क्योंकि वो बिना मिस्टी के इलाज करवाए यहाँ से तो नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ मीरा अभी अपने कैबिन में बैठ काम कर रही थी कि तभी उसके सामने रखा फोन बजता है। मैम, क्या आपका और ठाकुर परिवार का कोई रिश्ता है? फोन उठाते ही अभी मीरा कुछ पूछ पाती कि तभी सामने वाला पूछ देता है ठाकुर परिवार। सुनते ही मीरा गुस्से में, मेरा उन परिवार से कोई रिश्ता नहीं क्योंकि उन जैसे बेईमानों से मुझे कोई रिश्ता रखना भी नहीं। उस आदमी के बातों का इतना जवाब दे मीरा गुस्से में फोन कॉल रख देती है।